तो हम बात कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो डिजास्टर्स की जहां तक हम बात करते हैं, होते क्या है बेसिकली, ये वो सीरियस डिस्ट्रप्शंस हैं जो पूरी पूरी कम्युनिटी की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो इट इज डिस्ट्रप्शन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी दैट एक्सीड इट्स कैपेसिटी टू कोप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। अच्छा, कभी कभी हम बात करें डिजास्टर्स की, तो डिजास्टर्स ऑब्वियसली एक थोड़े से नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी रहते हैं, पर अगर हम उसके कोर कोर एनालिसिस तक जाएं, हम कुछ जानने की कोशिश करें कि ये डिजास्टर्स हुए कैसे। जैसे कि अगर हम इवन नेचुरल की भी बात करें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या कोई यस सर। क्लाइमेट इम्पैक्ट आ रहा है, तो तभी हम देखते हैं कि जो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या हमारे यहाँ सुनामी आ रही है या वाटर लेवल इन सब, उसके भी कारण एग्जैक्टली हम लोग एनालिसिस करके फाइंड आउट करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, है। अच्छा तो डिजास्टर अच्छा। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, जब हम अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो नॉन नेचुरल रिसोर्सेज, नो। उन रिसोर्सेज को उनकी कैपेसिटी से ज्यादा यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा, बिल्डिंग अगर हम बेतोड़ बिल्डिंग बनाई जा रहे हैं, फिर हम देखते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, इवन कभी कभी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं बिकॉज उतना उतनी लैंड की उतनी कैपेसिटी कहाँ है। तो तभी तो ये जितनी नेशनल पॉलिसीज और ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, जिसके जिसके जिस एक्ट के दौरान हमें उतनी कंस्ट्रक्शन अलाउड होती है या नहीं होती है ना। तो दैट इज वाई वी से कि भाई अच्छा है क्या, ये एक सीरियस डिस्ट्रप्शन है कम्युनिटी की फंक्शनिंग को, जब वो रिसोर्सेज को उनकी कैपेसिटी ज्यादा यूज कर दें। ठीक है। अब disasters can be caused by natural man-made technological hazards as well as various factors that influence the exposure and vulnerability of a community। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि भाई जो डिजास्टर्स हैं, वो तो मैंने जिस बात करी नेचुरल नेचुरल तो चलो है ही, मैन मेड और टेक्नोलॉजिकल हजार्ड्स भी हैं। बताओ मैन मेड और टेक्नोलॉजिकल हजार्ड्स का कोई एग्जांपल आपको लगता हो। हाँ मैम, मैन मेड टेक्नोलॉजी का यही है कि जो ये फैक्ट्रीज होती हैं, हाँ और जो फैक्ट्रीज होती हैं मैन मेड, जैसे हम हाँ लोग तो इसकी वजह से भी हमें काफी सारा ये, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पूरी तरीके से अवेयर नहीं होते इन सब चीजों के। हम्म और काफी सारे केसेस देखे गए हैं कि जो वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं, और उनकी बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे कोई भी वो लोग इतना फॉलो अप नहीं करते। और करेक्ट। जो मैन मेड, इसकी वजह से कभी कभी फ्यूल डिजास्टर जैसे आपने बताया, और जो आपने हाँ वेरी गुड, आपने ये सुना अभी बीच में सुनने में आया था काफी कि 5G की वजह से काफी सारे बर्ड्स की डेथ हुई। ऑब्वियसली मैम, ऑब्वियसली उस वक्त हमको करंट का महसूस हो रहा था। उस वक्त जैसे हम कोई चीज टच करते थे तो ऐसा लगता था कि करंट लग रहा है। हाँ ये ऑब्जर्व किया गया है, ये एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो हाँ हम लोगों ने खुद कंप्लेंट डाली थी इस 5G के साथ। मैंने खुद हाँ। कंप्लेंट करी थी इसकी ऑफिस में जा, मैंने तो खुद लेटर लिखा था। अच्छा। तो हाँ, तो ओके। हमारे यहाँ तो वो कैंसिल हो गया था। तो ये सब चीजें मैं मैन मेड की। करेक्ट करेक्ट। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी और मैनमेड इश्यूज भी हैं, जिसकी वजह से भी काफी कम्युनिटी को उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है, मतलब काफी वल्नरेबल स्टेज में आ जाती है। अब बात करते हैं हम लोग कि मैनमेड सॉरी नेचुरल डिजास्टर्स किस तरह के होते हैं और किस तरह के फिनोमेना क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम करते हैं जियो फिजिकल, है ना, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, नेचुरल वाला। यस मैम। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जियो फिजिकल। इसमें क्या है, जैसे कि जियोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, वोल्केनो फट गया या वेल्कानो एक्टिविटी हो गई। फिर उसके बाद पानी से रिलेटेड हाइड्रोलॉजिकल, जिसमें यस। occurrence movement एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सच एज फ्लड्स और एवलांचेस। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजिकल क्या होते हैं, जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, जैसे ड्रॉट्स आ गए, वाइल्ड फायर्स आ गई। इसी यस। लॉजिकल है जिसमें वेदर कंडीशंस आ गए, जैसे साइक्लोन्स आ जाते हैं, स्टॉर्म्स आ जाते हैं। और एक हमारा होता है बायोलॉजिकल, इसमें क्या होता है, एक्सपोजर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर टॉक्सिक सब्सटेंसेस और डिजीजेस दे में कैरी, जैसे कि एपिडेमिक्स आए, इंसेक्ट्स आए, प्लेग आया, है ना। ये हमारा नेचुरल डिजास्टर्स में आ जाता है। ओके। अभी जैसे हमने बात करी मैनमेड की, जैसे आपने बताया मैनमेड और टेक्नोलॉजिकल में ये 5G की बात करी, हमने हॉस्पिटल का वेस्ट की बात करी। तो ये वो इवेंट्स जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं एंड अकर इन ऑर्डर
इन और क्लोज टू ह्यूमन सेटलमेंट्स, जिसमें कि आपके कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स, आपके एनवायरमेंटल चेंजेस, डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है मैन मेड और मैन-मेड। टेक्नोलॉजी की वजह से है। ठीक है, यस मैम। कह रहे हैं कि जो हैजार्ड्स है वो नेचुरल हो सकते हैं, इनएविटेबल हो सकते हैं, उसको हम पूरी तरह से नहीं हटा सकते, लेकिन डिजास्टर्स जो है वो ऐसे हैं जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये क्या बोल रहे हैं, डिजास्टर देयरफॉर एंड कैन शुड बी प्रिवेंटेड, तो वी कैन prevent hazards from leading to disasters by helping community to be prepared, reduce their risk and become more resilient। क्या मतलब है इसका, वसीम बताओ। मैम इसको जैसे कि डिजास्टर को हम्म, मैम इनसे बचने के लिए हमको हमको प्रिपेयर रहना है हाँ ताकि इसका हाँ हाँ रिस्क यस जो है हम कम कर सकें और हम मोर रेजिलिएंट हो सके, मतलब इसको झेल सकें या इससे बच सकें, इससे हम लोग एक प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से लेके चलें। ठीक है, अच्छा, यानी कि आज के टाइम पे कह रहे हैं कि ये जो एफर्ट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के, वो बढ़ गए हैं। पहले अगर हम पहले की सिनेरियो की बात करें वसीम और अब के सिनेरियो की बात करें, तो पहली बात तो इतने डिजास्टर्स आपको देखने को नहीं मिलते थे, है ना, जो अब बहुत रेगुलरली देखने को मिलते हैं, और अगर होते भी थे तो उसका कोई मैनेजमेंट नहीं था। बट अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है, जैसे जैसे फर्दर रिसर्च होती जा रही है, जैसे जैसे फर्दर स्टडीज आ रही हैं, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो भी डेवलपर्स हैं, उन लोगों ने फिर दे स्टार्टेड रीजंस, एनालिटिकल रीजंस कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद उनको फोरकास्टिंग भी समझ में आने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हो जाएगा। अब जैसे कि आप देखो कि ग्लोबल, हमें मालूम है ग्लोबल वार्मिंग से ऑलरेडी नुकसान हो रहे हैं, है ना, हर साल होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज के लिए पहले से ही कुछ एक्शंस, जैसे अभी बहुत बेसिक एक्शन की बात करें तो लोग बोलते हैं बहुत पेड़ लगाओ, जितने प्लांट्स लगाओगे, जितने ट्रीज हो जाएंगे, हमारे ये जितने भी नेचुरल इश्यूज हैं वो कम हो जाएंगे, बोलते हैं ना। यस मैम यस मैम पहले हमें सुनने को मिलता था, या पहले हमें इतना उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते थे ट्री प्लांटेशन के, नहीं, क्योंकि लोग पहले तो ऑलरेडी ग्रीनरी होती ही थी, है ना। सेकेंडली लोग भी करते थे क्योंकि लोगों के पास टाइम होता था, इतनी फास्ट लाइफ नहीं थी। देन अभी जो है, इफ यू लुक एट दी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा हो गई है, इतना ट्रैफिक है, इतना पोल्यूशन है, तो ये सारी चीजों की वजह से ओवरऑल हेल्थ एनवायरनमेंट की खराब हो गई है, जिसकी वजह से कम्युनिटी एक वल्नरेबल स्टेज पर आ गई है। ओके, तो अब कह रहे हैं कि हमने हमने ये पूरा सिनेरियो पढ़ा कि डिजास्टर क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो फिर इन सब चीजों को स्टडी करने के बाद हमें समझ में आया कि हमें एक फर्दर टॉपिक, एक फर्दर एक सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस, एक फर्दर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हम लोगों के पास होना चाहिए, विच you not only required for a hospital but you also required for all the organizations, you require for your community, you require for your society, you require for your country, you require for your entire world। पूरे देश के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे आपके हॉस्पिटल के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी के लिए, आपकी फैमिली, सबके लिए ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो हम करते हैं या डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है वो क्या है। सो इट इज द डिसिप्लिन ऑफ डीलिंग विद एंड अवॉइडिंग रिस्क। डिजास्टर को हम बचा रहे हैं, इसका मतलब हम रिस्क को बचा रहे हैं, तो ये एक अलग से डिसिप्लिन बन गया है। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट बन गया है जिसमें हम लोग ये डील करते हैं कि क्या मैकेनिज्म होगा, क्या मेथोडोलॉजी होगी, किस तरह के स्टेप्स होंगे जिससे हम इस तरह के रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। So it is a discipline that involves preparing, supporting and rebuilding when natural or human made disasters occur। मतलब कि अगर ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जहां पर हम अपने आप को
कर रहे हैं या अपनी सोसाइटी को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्ड मीन्स अगर जब किसी तरह का डिजास्टर हो जाता है तो उसके बाद, अब डिजास्टर के बाद ऐसा तो नहीं है बिल्कुल खत्म सब कुछ, Yes, ma'am. करनी पड़ेगी, यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट, यू हैव टू हेल्प पीपल, और जितने लॉसेस हुई हैं उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, ह्यूमन लॉस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं कि भाई अगर किसी को कोई इंजरीज आई हैं या किसी के घर टूटे हैं या सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, गवर्नमेंट और सोसाइटी फिर मिलकर उसको हेल्प करके हैंड ओवर उसको, यू नो दे ट्राई टू ब्रिंग इट टू अ बेटर पोजीशन सो दैट आगे से फिर वो लाइफ को रीस्टार्ट कर सके। हाय डॉक्टर अनुराधा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हाय डॉक्टर अनुराधा। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। आर यू ट्रैवलिंग? Yes, ma'am. Okay, okay, so you won't be able to, but you'll listen, right? Yes, ma'am. I'm listening. I'm using your Okay, 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 fine, fine, all right, no problem. Now, okay, so अब जब हम बात करते हैं like to prepare, support and rebuild when natural and human made disasters occur, so the action which are like, action में क्या होगा आपके efforts to avoid, efforts to ameliorate the impact. Ameliorate क्या होता है वसीम? Wasim, what you Ma'am, want to say? reduce the effect of the disaster. Reduce the impact. Very good. So why I mean, what you'll do when you have a something wrong or some mishappening or some disaster happen, in that case you would try to make your efforts पहले तो कि होना, और अगर हुआ है तो उसका impact हम कम कर सके by taking the preventive actions, by taking the efforts in order to impact the overall risk, or in order to have a or in order to reduce, ameliorate, और maybe 100% eradicate कर सकते हैं अगर हम, तो वो भी करेंगे ताकि उसका impact हमारी वर्किंग्स पे, हमारी सोसाइटी पे, लोगों पे ना आए। ठीक है, ओके। नाउ जब हम कोई इवेंट बनाते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे हमारे पास अपने प्लान्स पहले से तैयार होने चाहिए, इमरजेंसी प्लान तैयार होने चाहिए, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो चीजें हैं, ये जो डिजास्टर्स हैं, ये कोई पर्टिकुलर हैपनिंग है, कोई कैलेमिटी है, इसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो हमारे लिए अकरेंस बहुत मैटर करता है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं कि किस किस तरह के डिजास्टर्स हो सकते हैं और उसका अकरेंस कितना हो सकता है, मतलब वो उसकी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो सकती है, उसके बेसिस पे हम लोग प्लान करते हैं अपने डिजास्टर मैनेजमेंट का, या हम अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी बनाते हैं, या अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ही टॉप मैनेजमेंट में कुछ स्ट्रेटजीज बनती हैं कि अगर बाय द वे कोई डिजास्टर्स आ गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम कैसे उससे जूझेंगे। अब डिजास्टर मैनेजमेंट ऑब्वियसली एक लॉस को कम करने के लिए तो है ही है, साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमेशा हम देखेंगे कि कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, काम हमेशा चलता रहना चाहिए। सो हाउ योर वर्क विल प्रोसीड। अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है एंड माई area of operations works in 2 countries, one is in India and one is in, for example, Australia, और ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई कैलेमिटी आई है तो मेरे पास, अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूं, अगर मैं कंपनी की बात करूं, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई कैलेमिटी आई है तो मेरा बैकअप प्लान मैं इंडिया में भी तैयार रखूंगी, सो दैट मेरा काम अगर ऑस्ट्रेलिया में बंद हो गया तो इंडिया से स्टार्ट हो जाए, इंडिया से चलता रहे, या इंडिया में कोई डिजास्टर हो गया तो वो ऑपरेशंस या वो काम जो है ऑस्ट्रेलिया से चले। अगर हॉस्पिटल में कोई डिजास्टर आ गया है फॉर एग्जाम्पल, देन इन दैट केस हम उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक
बड़ी नेशनल कैलेमिटी है तो उसका सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या हमारे पास कोई दूसरा सेटअप किसी और लोकेशन पे है, या अगर फायर हो जाती है या किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको कैसे मैनेज, क्या हमारे पास कोई दूसरा लोकेशन है, क्या हमारे पास कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, या कोई हमारे पास दूसरा फ्लोर है, या फिर हमारे पास क्या सपोर्टिव सर्विसेज हैं, या हमारे डॉक्टर्स जो है किसी और लोकेशन पे जाके फटाफट उस आपके अपने पेशेंट्स को कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जितने भी बैकअप प्लान्स हैं, जितने भी प्रिवेंटिव प्लान्स हैं, ये सारे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान बनाते हुए सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें उसकी अकरेंस पे काम करना, कि क्या वो हो सकता है, और हो सकता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अच्छा अब एक बात करते हैं आगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो क्या करेगा। मैंने जैसे बताया कि क्या क्या एक्टिविटीज या क्या क्या मिसहैपनिंग्स, क्या क्या डिजास्टर्स हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आप बनाओगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से पोटेंशियल डिजास्टर्स हैं जिससे मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो नॉन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कुछ भी, तो उसका मेरे डेवलपमेंट में, मेरे काम में, मेरे डिलीवरेबल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और किस तरह के लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, वो हमें इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो प्लान होगा, अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की टिपिकली बात करते हैं तो ये 5 तरह के पोटेंशियल 5 टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स पे काम करता है, जो वेरियस सोर्सेज से आ सकता है और जिसका हमारे लाइवलीहुड पे, हमारी जिंदगी पे, हमारे अपने स्टाइल पे, हमारे काम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, उसका जो पहला हमारा रहता है, disasters which are occur due to emergency on account of fire, explosion, electrocution, then natural calamity on account of earthquake, lightning, storm, epidemics। तो इस तरह के जो डिजास्टर्स है, मतलब हम नेचुरल और नॉन नेचुरल को भी मिक्स कर देते हैं, मतलब मैन मेड भी हो सकता है। देखो फायर ऑल्दो इट्स नेचुरल बट समटाइम्स इट्स मैन मेड आल्सो। कैसे, वसीम बताओ। वसीम, Hello, ma'am. Your voice is not audible. Hello. I'm not audible. Dr. Anurag, am I audible to you Yes, properly? ma'am, you're audible. तो वसीम आपका, Yes, ma'am. अच्छा, तो नेट इशू मेरी तरफ से है वसीम या आपकी तरफ से है? Uh, Actually, I have only 3 towers. अच्छा, ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा से पूछूं वसीम आपसे? मेरा क्वेश्चन ये है, चलो आप में से कोई भी बता दो। मेरा क्वेश्चन ये है, ऑल्दो फायर इज अ नेचुरल कैलेमिटी है ना, लेकिन वो मैन मेड इश्यूज की वजह से भी फायर डिजास्टर हो सकता है। कैसे? Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक सर्किट से भी फायर लग सकता है, या वेरी कोई गुड, भी स्मोकिंग वगैरह उससे भी हो सकता है। वेरी गुड, डाइटरी किचन में भी उससे भी हो सकता है, करेक्ट, वेरी गुड। और वसीम? वसीम, ह्यूमन एरर की वजह से फायर डिजास्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, ma'am. Hello. Yes, हाँ ma'am. हाँ, बोलो बोलो, बोलो Yes, ma'am. वसीम। वो हो सकता है क्योंकि मैम जैसे फैक्ट्रीज में लोग, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, हम्म कि लोग काम करते हैं और जो केमिकल की वजह से भी हो सकता है, जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं उसकी हम्म, वजह से भी ये डिजास्टर हो सकता है। एंड माई हाँ, नियर माई होम, जो भोपाल फैक्ट्री थी, जो पहले कभी भोपाल में मैम कभी डिजास्टर हुआ था कई साल पहले आज से, हम्म, वो फैक्ट्री हमारे यहाँ पर ही है, गजरोला। सो अच्छा, उसका भी बहुत बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ऐसे कुछ ऐसा वो हो जाए। तो ये सारी सेफ्टी सिक्योरिटी रखते भी हैं, इसके बाद भी कुछ ना कुछ फिर भी यहाँ पे हो जाता है, कुछ ना कुछ केमिकल इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर महीने 2 या 3 वर्कर्स का ऐसा केस आ जाता है कि वो इससे इंजर्ड हो जाते हैं, फिर भी इतना कुछ करने के बाद। तो इस मैम ये मैन मेड की वजह से ये डिजास्टर होते हैं। हमारे यहाँ गैस सिलेंडर्स आते हैं, इससे इसकी वजह से भी मैन मेड डिजास्टर होता है। जैसे हॉस्पिटल में मैम सिलेंडर्स होते हैं,
उसकी वजह से भी डिजास्टर हो सकता है। में बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैन बहुत मेड। सारे इश्यूज हैं, तो दैट मीन्स जहां पर हमारा ह्यूमन एरर हो जाए, है ना, जहां पर हम प्रॉपरली प्रिकॉशनरी वेज के साथ ना चलें या प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से ना चलें, तो भी इस तरह के डिजास्टर्स हो सकते हैं, मैनमेड डिजास्टर्स हो सकते हैं। इवन नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो भी कई बार जो है ह्यूमन एरर्स की वजह से, ह्यूमन इश्यूज की वजह से भी हो जाते हैं, है ना। मैम फॉर सबसे मेन एग्जांपल मैम ये है कि जब लाइटनिंग नेचुरल वो होता है, हम लोग आज कि मतलब ये रिसर्च पे आया है, बताया भी गया है कि मोस्टली जब लाइटनिंग होती है पर जैसे वेदर कंडीशन सही नहीं है, कहा जाता है कि इंटरनेट आप बंद कर लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है लोग इससे अवेयरनेस नहीं होती। और काफी सारी कंडीशंस है जो हम लोग अभी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हम लोगों के ऊपर। वेरी तो ये भी correct, कॉज होता correct. Very good, very good. That's a good discussion, Wasim. So obviously, all these activities, all these acts, all these working style, all these adaptability of technology, extra जिसको मैंने बताया ना कि हम जो ओवर कैपेसिटी से अगर रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो इस तरह के इश्यूज हमारे पास देखने को मिलते ही हैं। अच्छा, नाउ आई वांट यू पीपल टू जस्ट गो थ्रू दिस चार्ट। आई मीन आई विल गिव यू 5 minutes। 5 मिनट में इसको पूरा पढ़ो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब आपका एग्जाम में आता है ना, तो आप ये अगर आप चार्ट बना दे तो यू फेच वेरी गुड मार्क्स। तो 5-7 मिनट्स, कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रेट करके इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके डॉक्टर अनुराधा। ओके मैम। Okay, ma'am. ओके, सो योर 6 or maybe 7 minutes starts now।
पढ़ लिया कि भी यू वांट मोर टाइम? पढ़ लिया मैम। वसीम? यस मैम, ये डन, कर दिया। ओके, सो पहला डिस्कस करें। वसीम फर्स्ट वाला स्टार्ट करो आप। मैम इसके अंदर मैम आपको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। इसके अंदर मैम ये बताया है कि जैसे जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं या फिर तूफान, जैसे आंधी तूफान आता है, वेदर कंडीशन बहुत बेकार हो जाती है। तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैम यही बताया है कि storms can vary strength and damaging the project infrastructures that affect the operation of the project। मतलब ये कि मैम हमारा जो प्रोजेक्ट है और ये क्लाइमेट की वजह से और ये नेचुरल हमारे जो हम जो भी चीज़ प्लान करके चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा हॉस्पिटल के लिए कोई भी चीज़ प्लानिंग कर रहे हैं और वहाँ का एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज ऐसा है कि वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को क्या है कि प्रिपेयर्ड होकर रहना पड़ेगा कि यहाँ पर हाँ, ये डिजास्टर हो सकता है, आंधी तूफान आता है, स्टॉर्म, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। तो उस स्टेज पे हाई अलर्ट होने के, तो हमें उस चीज के लिए रेडी रहना है। क्या होते हैं ह्यूरिकेन्स? क्या होते हैं स्टॉर्म्स? क्या होते हैं ये? हेलो हेलो। हाँ जी। यस मैम, यस मैम, क्या यस क्या होते हैं मैम। ह्यूरिकेन्स? ह्यूरिकेन्स, ह्यूरिकेन्स मैम तूफान, जैसे कि तूफान जो साइक्लोन्स होते हैं, है ना, साइक्लोन्स जो आते हैं। अभी अगर आप लोगों को कुछ याद हो, थोड़े टाइम पहले न्यूज में था ना, अभी ह्यूरिकेन्स आने वाले हैं और उस एरिया में डिजास्टर मैनेजमेंट टीम पहले से पहुंच गई थी और उसको मैनेज करने के लिए कि उसका यस मैम, भी लॉस होगा। कौन से एरिया निकोबार में था वो? मैम, अनंतपुरम, निकोबार आई थिंक, निकोबार आई। मुंबई में मैम। हाँ, मुंबई में नहीं था, मुंबई में नहीं था। मुंबई, नहीं नहीं, मुंबई में बंगाल और नहीं। मुंबई में। बंगाल, बंगाल, वेस्ट बंगाल। बंगाल, वेस्ट हाँ कंट्री। हाँ, आम्फन नाम था शायद इसका, है ना? यस हाँ मैम, हाँ अम्फान हाँ, नाम था। यस करेक्ट मैम। है। हाँ, तो अब देखो ये लिखा हुआ है कि इस तरह के जब ह्यूरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं, पहले तो हमने इसके बारे में बताया कि हो क्या है ये बेसिकली ये साइक्लोन्स हैं, है ना, जो नेचुरल डिजास्टर है। Hurricanes and storms can vary in strength, damaging the project's infrastructure, thus affecting the operation of the project। जैसे वसीम ने बताया कि इस तरह के जो साइक्लोन्स आते हैं या स्टॉर्म्स आते हैं, उनकी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ वेरी करती है, मतलब कितना कितना भयंकर है, डिपेंड करता है ना, उसके बेसिस पे हमारा डैमेज रहता है, रेट ऑफ डैमेज रहता है कि कितना उसका इम्पैक्ट रहेगा, कितना वो हैवी है, कितना वो
डैमेजिंग है ना, उसके बेसिस पे आपका जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, या वहाँ पे स्कूल्स हैं, वहाँ पे किसी तरह के कंस्ट्रक्शंस हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन सबको इम्पैक्ट डाल सकता है। तो दैट्स एंटायर इज अ कॉल्ड अ प्रोजेक्ट फॉर यू। अब उसका रिस्पॉन्स प्लान क्या होगा इस केस में? आप क्या कर सकते हैं, आप पहले से प्रिपेयर्डनेस प्लान बना के चलेंगे। तो ये जो गुजरात वाला जो सॉरी जो वेस्ट बंगाल वाला जो इस फॉर्म आया था, उसके लिए आपने देखा था न्यूज में कुछ प्रिपेयर्डनेस प्लान चल रहे थे? यस मैम। क्या किस तरह के प्रिपेयर्डनेस प्लान्स हो सकते हैं आपके हिसाब से? मतलब कुछ भी, गिव मी एनी जेनरिक व्हिच रिमाइंड्स यू और व्हिच कैन कम टू योर माइंड कि अगर तूफान आने वाले होंगे तो लोगों ने ऐसा पहले से उसके लिए प्रिपेयर्डनेस में ऐसा किया होगा। मैम सी साइड में जो लोग रहते हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया जाता है। वहां से रेस्क्यू, वहां से इवैक्यूएट किया दिया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ वहां से। और 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 जो ऐसे जो पुरानी कंस्ट्रक्शंस थी ना, जो या पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, या फिर जहाँ बहुत ही घने ट्रीज वगैरह हैं, वहां से भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। तो ऑब्वियसली ये मेरा एक प्रिपेयर्डनेस प्लान है। अब इसमें क्या क्या 3 स्टेज पे रहेगा मेरा प्लान। सबसे पहले अलर्ट कि भैया ये आने वाला है, उसका फिर रिस्पॉन्स, उसके लिए मुझे पहले से क्या कर लेना चाहिए, और फिर जब वो कैलेमिटी हो गई, जब वो डिजास्टर हो गया, तो उसकी रिकवरी के लिए क्या करना है। तो ये 3 चीजें हैं जिसपे हमें काम करना है while making a disaster plan in at the time of hurricanes and tropical storms। लिख लोगे आराम से? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट आप बताओ अनुराधा, नेक्स्ट आप बताओ। अनुराधा ये ना, सही बोला? हाँ अनुराधा, ओके। अनुराधा मेरी पहले भी एक स्टूडेंट थी। Okay, so Anuradha, यस मैम। second point from you. 2 पॉइंट डिस्कस। यस मैम, फायर आउटब्रेक्स मैम जो हम्म वही बताया, जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक का काम होता है, उसमें से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर लेबर्स वगैरह जो काम करते हैं वो स्मोक वगैरह करते हैं, उससे कभी हो जाता है डिजास्टर, जैसे फायर आउटब्रेक्स हो जाता हम्म हम्म है। करेक्ट और जो डैमेज हो जाता है आफ्टर वो फायर आउटब्रेक के बाद, तो उसको रिकवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। ओके, रिस्पॉन्स प्लान। यस मैम, फायर प्रिवेंशन प्लान तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उससे ही पहले होता है, बट कंस्ट्रक्शन के टाइम इतना ज्यादा तो नहीं हो पाता है। और दूसरा रिस्पॉन्स प्लान, रिस्पॉन्स प्लान में क्या आएगा? रिस्पॉन्स मैम वही रेस्क्यू आ जाएगा, रेस्क्यू हाँ, अगर अगर वो डिजास्टर हो जाए, फायर ब्रिगेड वगैरह। हाउ विल यू डील विद, है ना? तो ये अगर हम, क्योंकि फायर प्रिवेंशन की एक्टिविटी जो है, या जो भी हमारे इसके स्टेप्स हैं, वो तो पहले से राइट एट द बिगिनिंग ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पहले से ही हो जाता है ना। या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होगी, सेटअप के टाइम पे ये फायर अलार्मिंग और ये आपके सिलेंडर्स और ये सब चीजें वहां पे पहले से ही लगा दी जाएंगी, है ना। एट द सेम टाइम इसमें जो हमारा मोटा मोटी जो हमें एकदम एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी होगा, वो रहेगा मेरा रिस्पॉन्स प्लान कि आप तो कैसे डील कर रहे हो। सो यू हैव टू सी द रिस्पॉन्स, हाउ डू यू रिस्पॉन्स टू दिस काइंड ऑफ डैमेजेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बताएगा? मैम ये जो फ्यूल एंड ऑयल स्पिल्स एंड लीकेज हो जाता है, हम्म, एग्जांपल देना चाहूंगा मैम इसके अंदर एक। हाँ बताओ। मैम जैसे हॉस्पिटल्स में जो हमारे जनरेटर्स होते हैं जो लगाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए, हम्म तो इसके लिए उनको एक स्पेसिफिक एरिया में रखा जाता है, एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है जिसकी वजह से कोई भी लीकेज या फिर कोई ऐसा फॉल्ट हो जिसके ये सेंसिटिव एरियाज, क्योंकि मैम इसकी फायरिंग की वजह से काफी कॉज हो सकता है। और काफी सारे लोग जो वहाँ पे उस सराउंडिंग में रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में मैम काफी सारे पेशेंट्स और अटेंडेंट्स भी, पेशेंट तो होते ही हैं मैम, अटेंडेंट्स भी रहते हैं। तो उसके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वो लोग अलग से ही प्लान करते हैं कि ये
ये जो जनरेटर्स हैं और जो हाई रिस्क वाला जो एरिया होता है इसको सेपरेट रखा जाए। तो मैम इसके अंदर शायद ये सूटेबल है, ये नहीं है, पता नहीं मेरे को, बट मेरे को ये समझ में आया इसके अंदर अभी। और आप बताओ इसमें अनुराधा, आप क्या ऐड करोगे इसमें? मैम हॉस्पिटल्स में जो हम बायोमेडिकल सेक्शन में रखते हैं डिपार्टमेंट में, उसमें ये स्पिल्स वगैरह की चांसेस ज्यादा होते हैं। जो इक्विपमेंट्स वगैरह हम रखते हैं उसमें से फ्यूल और ऑयल स्पिल लीकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसको ऐसे एरिया में मतलब रिस्पॉन्स तो यही हो जाएगा कि जब होता है तब मैनेज कर सकते हैं, बट उसको प्रिपेयर ऐसे करा जाता है कि ऐसे साइड में रहे कि ह्यूमंस को उसके साथ कांटेक्ट कम ही हो। बैक साइड में मैनेज, हाँ, बैक साइड में उसको रखा जाता है। डिस्पोजल भी उस तरह से, उनका ड्रेनेज पाइप्स वगैरह भी ऐसे मेंटेन किया जाता है ताकि कहीं दूर जाके अटैच हो, सिटी के अंदर वो नहीं हो उससे। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, गुड। सो हम आगे बढ़े फिर इसमें, ये पॉइंट हो गया। यस यस मैम। नेक्स्ट वसीम, क्लाइमेट चेंज। मैम ये क्लाइमेट चेंज में ये नेचुरल डिजास्टर ही है मैम, क्योंकि मैम इसके इसके काफी सारे सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि मैम फॉर एग्जांपल अब क्या होता है मैम, अभी जो अभी डिस्कस किया था सबसे सेकंड वाला पॉइंट बिल्कुल उसका सिमिलर ही मैम यही है। क्योंकि मैम जैसे ह्यूरिकेन्स और वेदर में कंडीशन में चेंजेस आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मैम हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर एसी होती है, जैसे कि हम एयर कंडीशन रूम्स होते हैं फॉर एग्जांपल। कभी कभी क्या होता है कि वो वेदर आप इसके अंदर क्लाइमेट चेंज का तो मैम नेचुरल है, एक मैनमेड किया जाता है, बट इसमें मैम एक नेचुरल ही दे रखा है। तो इसके अंदर यही मेंशन कर सकते हैं कि हम कि मैम जैसे हेलो हाँ हाँ, बोलो हेलो बोलो, आई कैन हियर। वसीम, यू ऑडिबल। हेलो आपकी आवाज आ रही है वसीम? वसीम, हेलो। अनुराधा, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। आ रही है। आई थिंक वसीम क्या फिर से इशू आ गया। वसीम, आपको आ रही है आवाज अब? ओके, अनुराधा आप करो ये वाला पॉइंट कवर फटाफट से। मैम क्लाइमेट चेंज एज एन अर्थक्वेक आ जाता है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर क्वालिटी अच्छे मटेरियल से नहीं बनी होती तो टूटने के चांसेस होते हैं, कोलैप्स होने के। फिर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग से शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, ये सब होती है, फायर लगने की चांसेस होती है। और वैसे भी अगर आप देखोगे ना, अभी अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, है ना, तो अगर देखो पहले के टाइम पे अगर हम बात करें मॉनसून की जो टाइमिंग से, वो मतलब जिस मंथ्स में हमारे होते थे प्रॉपर, अब वो नहीं होते, है ना, प्रॉपर रेन नहीं है, और रेन कभी कभी रेन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। सो ये सारे चेंज जो धीरे धीरे नेचुरली अकर हो रहे हैं, ये इसका भी सीरियस रिस्क रहता है हमारे काम पर, हमारी लाइफस्टाइल पर, हमारी सोसाइटी पर, हमारे प्रोजेक्ट पर, है ना। इसके लिए भी हम लोगों को दो चीजों की सबसे ज्यादा जो स्टेजेस जो है जो इस पे हमें काम करना है, विच इज अलर्ट एंड रिस्पॉन्स। सो लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव एंड वेरी अलर्ट, अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ। मैम टाइडल राइज क्या चीज है? टाइडल राइज कॉन्टीजेंसी प्लान मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, मैं आपको स्टेजेस बताऊंगी ना इसकी, तब आपको बताऊंगी मैं कि कॉन्टीजेंसी प्लान क्या है। सो कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है कि ओके। अनएक्सपेक्टेड, जैसे कोई भी लॉस हो जाता है ना, हम उम्मीद नहीं की होती ऐसा हो सकता है, लेकिन यस यस। तो उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी, है ना। जिसको हम कॉन्टीजेंसी जो है हर सब्जेक्ट में यूज होती है, आपकी मेडिकल में भी, आपके फाइनेंस में भी। फाइनेंस में क्या होता है कि जब कंपनीज अपने पास पैसा साइड पे रिजर्व रखती है ना अपने खर्चों के लिए, कि भाई हम मशीन आगे आने वाले टाइम में हमें एक नई मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, तो हमें पता है कि ये सब होना है, या फायर लग सकती है, लेकिन एक वो साइड पे थोड़ा सा पैसा भी रखती है अलग से, विच इज लाइक अ कॉन्टीजेंसी प्लान, कि ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई डिजास्टर या ऐसा कोई लॉस जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए,
और फिर हो गया, तब हम क्या करेंगे, उस लॉस को कहाँ से मीट करेंगे, तब हम उसके लिए कॉन्टीजेंसी फंड्स भी बना के रखते हैं, सो दैट्स कॉल्ड कॉन्टीजेंसी। ठीक है, Okay. Okay. ओके वसीम, यू आर बैक नाउ। Yes, ma'am. Actually, my network is gonna here is weather आई conditions. अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, है ना? लास्ट पॉइंट बताओगे फिर फटाफट से? बहुत इजी है। मैम ये तो एक्सीडेंटल केसेस हो गया, हार्ट अटैक Accidental हो case, गया, हाँ वेरी गुड। इमरजेंसी तो ये बेसिकली स्ट्रोक्स हो गए। मेडिकल इमरजेंसीज हैं, जहां पर हम लोगों को कोई जो हम कॉन्टीजेंसी बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर भी आ सकती है ना? यस यस मैम। ओके, सो ऑब्वियसली ऐसे केस में हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है वहां से, जब कोई इमरजेंसी या मेडिकल इशू आ जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड इवैक्यूएशन। हम उसको अपने पेशेंट को या जो भी हमारे लोग इंजर्ड हैं उसको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, या मेडिकल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे, और जहां पे वो मेडिकल इश्यूज बन रहे हैं, हुए हैं या अराइज हो रहे हैं, वहां से उनको इवैक्यूएट। सो ऑब्वियसली ये चीज होने के बाद पता चलती है, तो दैट इज व्हाई वी आर एट अ स्टेज ऑफ रिस्पांस एंड रिकवरी। ठीक है, अच्छा, तो इससे पहले कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को, Ma'am, excuse me. बोलो बोलो वसीम। मैम, इसका मीनिंग पूछना था मैम। ये टाइडल राइस था मैम। एक बार ये तो आप अनुराधा ने भी पूछा, मैं और ये आपको कंटिन्यूअसली प्लान। ये मैं आपको भी अभी हम वो पढ़ेंगे ना आगे नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको जो स्टेजेस पढ़ाऊंगी तो मैं इसको बताऊंगी, कॉन्टीजेंसी प्लान, टाइडल राइस कॉन्टीजेंसी प्लान। ठीक है, ठीक है, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैंने अभी कॉन्टीजेंसी प्लान बताया है। अनुराधा बताओ आप, कॉन्टीजेंसी प्लान क्या होता है? मैम जो हम कोई भी डिजास्टर हो, अनवांटेड डिजास्टर जब हो जाए और उसके लॉसेस होते हैं, तो उसके लिए कुछ प्लान पहले से हम करके रखते हैं, ताकि फंड्स वगैरह हम पहले से अरेंज करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी प्लान। और ना ही ओनली फंड्स, बल्कि हमारे जो स्टेप्स, रिसोर्सेस। जैसे हाँ, जैसे अब जैसे अगर ये टाइड राइजिंग की अगर बात करें, जिसमें हमारा जैसे फ्लड्स वगैरह हैं, ठीक है, फ्लड्स ऐसी चीज है जिसमें अगर हम पर्टिकुलरली टाइडल राइज की बात करें, जिसमें पानी से रिलेटेड हमारे डिजास्टर्स हो गए, फ्लड्स आ गए, तो अब फ्लड्स आ गए तो उस केस में फ्लड एक ऐसी चीज है जो हम हम एकदम से नहीं पता कर सकते कि आ सकती है ना? और ऐसी भी चीज नहीं है कि आनी ही आनी है, लाइफ में कभी नहीं भी देखने को मिलेगी, ऐसा भी होता है, पर कई बार देखने को मिल भी सकती है। इट इज समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड, है ना? ये नेचुरल डिजास्टर है, तो उस केस में मेरा कॉन्टीजेंसी प्लान क्या होगा? बिकॉज कॉन्टीजेंसी प्लान का मतलब होता है कि ऐसे इंस्टांसेस या ऐसे इश्यूज या ऐसे डिजास्टर्स जो एक्सपेक्टेड नहीं होते पर फिर भी हो जाते हैं, या जिसको आप पहले से आप उसको ना फोकस नहीं कर पा रहे, मगर वो हो गया है, तो उस केस में हम कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, क्लियर हुआ वसीम? यस मैम, यस। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी बहुत इजी है। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई हमें डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों चाहिए, हमें प्लान क्यों करना है डिजास्टर मैनेजमेंट का? या डिजास्टर जब हो जाता है, अब हो गया, लॉस है, हमें झेलना ही है, बट स्टिल व्हाई डू वी नीड टू प्लान, व्हाई डू वी नीड टू हैव अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान विद अस फॉर डीलिंग विद डिजास्टर्स? ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में आ सकता है कि भाई हमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता क्या है, और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है, बताओ। एक बार इसको फटाफट से पढ़ के 2 मिनट में जल्दी से पढ़ो इसको। हम इसको फिर हम ना मैं आपको ये वाले के बाद एक आई थिंक फिर हम लोग 5-7 मिनट और करके फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा डिटेल प्लान पढ़ेंगे। मैम, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मैम सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैम। तो एग्जांपल पे हम इसको मैम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी फ्लड्स या किसी भी तरह कोई डिजास्टर या हार्मफुल हमारी कम्युनिटी पे या नेचुरल या फिर मैन मेड कोई भी आता है, तो हम उसके लिए प्रीपेयर्ड होने चाहिए पहले। और उसको बचाव के लिए प्रिवेंशन हमें रखनी है हमारी सोसाइटी अपनी कम्युनिटी के लिए। इवन हॉस्पिटल्स हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इसलिए प्लान किया गया है मैम इसको, डिजास्टर मैनेजमेंट को। वेरी और या फिर मैम कोई भी वर्क प्लेस हो, जैसे आपने अभी अभी एग्जांपल दिया था कि हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं
और मैं अपनी मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन पे कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ कि इस पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ गया कि तो मेरे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप ऑलरेडी है, तो मैं वहां पे जाके कंटिन्यू अपना काम कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीजें देख के ही डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किया था। करेक्ट। सो अगर मैं बात करूं, जैसे आपने मुझे बताया कि एक जगह से काम ना करके तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा करके? एक मतलब हम अपना एक जगह से काम ना करके फिर दूसरी जगह से कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टेप को लेके? Ma'am, basically we are trying to save the community, to save the life of the people and minimize the loss. We are trying to minimize the loss. Okay, now when a disaster has happened, okay, now how to deal with it efficiently, how to react to it efficiently, that is very very important. Because वहां से, क्योंकि देखो life will not stop, right? So even if some disaster has happened or if some wrong thing happened, then also people have to continue from there, right? People have to still live their life, है ना? तो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, लाइफ तो चलती रहेगी, वर्ल्ड चलता रहेगा, कंट्री चलती रहेगी, पर जो हमारे डिजास्टर हो गए, जिनसे हमारा लॉस हो गया, जिसका हमारे पास एक इम्पैक्ट आ गया, अब उस इम्पैक्ट को एफिशिएंटली हमें कैसे मैनेज करना है, हाउ टू रिएक्ट विद इट, हाउ टू मिनिमाइज द लॉस, सो दैट आपका जो ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट है मेरे काम पर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर, मेरे लोगों पर, मेरी सोसाइटी पर या किसी पर भी, वो कम से कम हो। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑलरेडी एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पहले से रहेगा, आप उन डिजास्टर्स को एफिशिएंटली मैनेज करोगे, टाइम और रिसोर्सेज आपके बहुत कम खराब होंगे, है ना? क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं रहेगा तो जब लॉस हो गया, पहले उससे बहुत सारे इम्पैक्ट रहते हैं। एक तो इमोशनल इम्पैक्ट रहता है, रिसोर्सेज का लॉस रहता है, ह्यूमन रिसोर्स लॉस रहता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स खराब हो जाते हैं, है ना? और इवन आपके जो प्लान्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज है जिससे आप काम कर रहे थे, या जो आपकी प्लानिंग थी आपके काम को डिलीवर करने की, वो भी बिगड़ जाती है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमें एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है, इजी? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, मैं स्टेप्स ले जाने से पहले, स्टेप्स तक जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना जिस्ट दे देती हूँ, 5 मिनट का है, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, क्लास को, और यू वांट मी टू कंटिन्यू? बाकी क्योंकि स्टूडेंट कम है और स्टूडेंट्स का भी लॉस हो रहा है उन सबका, तो हम लोग बाकी काम जो ये वाला मैं आपको बता देती हूँ, है ना? उसके बाद हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? श्योर मैम। Okay, ma'am. ओके, नाउ हाउ टू प्रिपेयर अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, हम कैसे बनाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान? तो ऑब्वियसली जब आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा है, यस मैम। ओके, तो जब आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो मैनेजमेंट में आपने कुछ फंक्शंस पढ़े थे? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होती है? Ma'am, ability to get the work done in an organization. But how? So what all steps you take? What all functions you do when you manage your organization? Okay, let's not talk about organization. Let's talk about your own self. How do you manage your day? How do you plan, or I mean, I would say, how do you manage yourself, your day, yourself, your work, your studies, your food? How do you do it? Ma'am, first step is planning. Very good. मुझे यही जानना था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है प्लानिंग के बाद? ये सिर्फ एडिशनल नॉलेज के लिए। Perform. Ma'am, planning then perform.
अच्छा, वो पढ़ा था आप लोगों ने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हाँ मैम, यस मैम यस फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैम, यस मैम। मैम सबसे पहले एग्जाम्पल देना। लीडरशिप, डायरेक्टिंग। आ, आ, सबसे पहले मैम, हेलो। हाँ हाँ, बोलो वसीम। या मैम, सबसे पहले मैम स्टार्टिंग में मैम हम लोग प्लान करते हैं। हम्म और मैम जैसे कि आपने ऐसे बताया हाउ टू प्रिपेयर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, तो सबसे हम्म पहले हम उस चीज की प्लानिंग करते हैं। फिर हम ये चीज फाइंड आउट करते हैं कि किस ऑर्गेनाइज, अब जैसे प्लान करके ऑर्गेनाइज करना है, उसके हम्म बाद हम उसको लीड करते हैं। हम्म और लीड करने के बाद मैम उसको फिर हम डायरेक्टिंग करते हैं, और उसके बाद हम कंट्रोल करते हैं। तो मैम एक एक मैनेजमेंट का मैम एक स्टेप्स है, जो कि हम स्टेप टू स्टेप वो फॉलो अप करते हैं मैम। और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर मैम यही है कि हम उसके अंदर अपने प्रोटोकॉल्स को डेवलप करते हैं कि क्या किस इशू के कारण ये डिजास्टर मैनेजमेंट के किस किस कारण हो रहा है, क्या इशू है। तो उस सब चीजों को पहले हम अपनी टीम के साथ प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोलिंग करते कंट्रोलिंग करते हैं, वेरी गुड। तो ये तो हमारे तरीके हैं, है ना, अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए। तो अभी जब हम बात करें कि हम कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करेंगे, तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई क्या क्या डिजास्टर्स हो सकते हैं, है ना, और उसको हमें कैसे डील करना है। और अगर हम डील नहीं करेंगे या हमें नहीं पता होगा, तो जो भी मेरी टीम है, जिसको हम, जो भी लोग हैं जो उस डिजास्टर से डील करेंगे, वो लोग प्रेशर में आ जाएंगे, उनको नहीं समझ में आएगा उन प्रॉब्लम्स को कैसे एक्चुअली डील करें। क्योंकि जब एक्चुअल में डिजास्टर होता है ना, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, सब स्कैर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं, है ना, तो बहुत वरीड हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें, अब कैसे स्टेप लें। तो उस केस में आपको, आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो आपको एक थॉट प्रोसेस देता है, एक सोच देता है कि भाई इस तरह से चलना है, इस तरह का डिजास्टर आता है तो इस तरह से करना होगा। सो एक किस्म का हमें प्लान पहले से पता चल जाता है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कौन क्या करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, कि कौन कौन से लोग उस टाइम पर जो है इस डिजास्टर को मैनेज करेंगे, इस इमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज करेंगे, और उनको कैसे करेंगे। अच्छा, कोई एग्जांपल दो आपके हिसाब से। हैं। मैम हॉस्पिटल के अंदर फॉर एग्जांपल, जब एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, हॉस्पिटल में एक एग्जिट गेट होता है कि हम्म इन द सेंस में कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंस होता है कि फायर हो जाए, या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है कि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके का डिजास्टर हो जाए कि लोगों को मेन गेट से एग्जिट ना करना पड़े, तो उसके लिए प्लान करते हैं कि पेशेंट्स के लिए या फिर जितने भी लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में हैं, उनको कैसे हमें वहां से बाहर निकलना है। तो मैम एक पूरा एक सिनेरियो तैयार किया जाता है, उसके लिए एक टीम बनाई जाती है। और हम्म ये डिजास्टर मैनेजमेंट की ऑलरेडी मैम एक डिपार्टमेंट होता है, जो कि वो लोग डे टू डे पे मैम सब चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज ऑलराइट। वेरी गुड। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे हु डज व्हाट। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, इवन हॉस्पिटल्स में भी बात करूं, कुछ ना लोगों को अपॉइंट, मतलब आपके एम्प्लॉयज में से ही कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनको ना ट्रेन कराया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में। कि अगर फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, है ना, तो उसमें आपके हॉस्पिटल के ही कुछ एम्प्लॉयज वो एक्टिवली उस सिचुएशन से डील करेंगे। कैसे डील करेंगे, कि लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराएंगे, लिफ्ट क्लोज करवा देंगे, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है या आने के चांसेस लगते हैं, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अवॉइड स्टेयर्स, सॉरी, टू अवॉइड लिफ्ट्स, गो बाय स्टेयर्स ओनली। उनको कहा जाता है ना कि लोग सीढ़ियों से नीचे उतार हो सकते हैं, लिफ्ट से ना जाए, क्योंकि अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक के चांसेस, या हमें कुछ अर्थक्वेक के शॉक्स लग रहे हैं। सो इन दैट केस इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू इवैक्यूएट अ बिल्डिंग थ्रू स्टेयर्स। तो वहां से खाली करवाने का काम, अब एकदम भाई जब अब अर्थक्वेक होने के चांसेस लग रहे हैं, तो आप क्या एक टीम बुलाओगे? कौन वेट करता है उस टाइम पर, और कौन आता है? नहीं आता। तो नहीं आप। आप बॉयज को ही, अपनी टीम को ही, इसमें से कुछ टीम मेंबर्स को स्टेप्स सिखाए जाते हैं कि फटाफट हमें कहाँ से इवैक्यूएट कराने, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से लोगों को फटाफट हटा देना है ना। सो मिलजुल के ही उस टीम को प्रिपेयर करा जाता है, और वहां पे उनको उनकी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करके बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, वर्क थ्रू कंसिडरेबल कंसिडरेशंस अर्ली।
तो इसमें क्या कर रहे हैं कि आपको आपको क्या करेंगे कि अगर कोई डिजास्टर रिकवरी साइट, मतलब अगर आप डिजास्टर रिकवरी साइट को तैयार कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ योर प्लान, तो पहले हमें उसकी कंसिडरेशन देखने पड़ेंगे। जैसे कि लोकेशन बताया इन लोगों ने यहाँ पे कि अगर आपकी डिजास्टर रिकवरी साइट जो है आपकी ओरिजिनल साइट से दूर है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को ट्रबल होगा वहां तक पहुंचने में लिए, है ना। अब उस केस में आप क्या करोगे, क्या करोगे उस केस में, क्या करोगे? इसका मेरे को एग्जाम्पल कोई बताएगा? अभी कोविड से रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। अनुराधा आप ट्राई करो। मैम शिफ्ट किया जाता है। अनुराधा आवाज आवाज बहुत एको कर रही है। हाँ जी वसीम आप बताओ। हेलो, am I audible? अनुराधा am I audible? वसीम am I audible? यस मैम। ओके चलो मैं इसका एग्जांपल मैं ही आपको बताती हूँ, है ना। इसमें बेसिकली जैसे हम लोगों के कोविड कैंप्स लगे थे ना, रिकवरी कैंप्स, क्वारंटीन कैंप्स, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी सेटअप जो है कितनी दूर है, और फिर अगर वो साइट हमारी हमारी कैसे है। अब जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर ही आपको पूरा पूरा हॉस्पिटल ना बना के शुरू शुरू में छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे कोविड के, फिर उसके बाद देखा गया कि भैया हॉस्पिटल के अंदर इतना स्पेस नहीं हो रहा, तो एक अलग से कैंप्स बनाए गए थे। उस कैंप्स को तब तक यूज किया गया था जब तक हमारे हॉस्पिटल प्रॉपर उस कोविड के लिए तैयार नहीं हो गए थे, है ना। क्वारंटीन, उसके बाद फिर क्वारंटीन डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स में भी बनने लगे थे, ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल में भी बनने लगे थे। तो आपके जो भी कंसिडरेशंस है कि जो भी आपकी लोकेशन है या फिर आपका कोई और लॉस है, तो वो सारी चीजें आपको पहले से ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपने पुट पीपल फर्स्ट। पुट पीपल फर्स्ट का मतलब क्या है कि भाई जब भी अगर कोई इश्यू आता है, जब भी कोई डिजास्टर होता है, आपको सबसे पहले अपने लोगों का ध्यान रखना है। आप अपनी नॉन लिविंग थिंग्स या प्रॉपर्टी या एसेट्स उनका उसका ख्याल आप बाद में रखोगे। तो जब भी आप अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाओगे, योर प्रायोरिटी शुड बी टू सेव पीपल फर्स्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ लेटर ऑन। ओके, बिकॉज ये माना जाता है कि लोग हैं वो ही सबसे बड़ा एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी हॉस्पिटल के लिए, कंपनी के लिए, एमएनसी के लिए, फर्म के लिए, छोटे बिजनेस के लिए, स्मॉल स्केल सेटअप है, सब चीजों के लिए, सारी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपके पीपल शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, ठीक है, इजी इजी है। ओके यस ठीक है, चलो अब हम इसको ना डिटेल्स, हम इसका जो है फर्दर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। हम लोग फिर सारी गाइडलाइंस और ये सब चीजें पढ़ेंगे, एक्ट वगैरह क्या है, कैसे हम लोग को लोग अपॉइंटमेंट करने हैं, क्या ट्रीटमेंट्स देने हैं, ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे फिर। ठीक है, ओके मैम। ओके गाइस, एनी डाउट फॉर एनी क्वेश्चन और एनीथिंग यू वांट टू से? मैम you are going to teach only this subject? I will be taking one more subject of yours. कौन सी मैम? मैं बताती हूँ, एक मिनट। Let me just check. One is disaster management. I think I'll be taking care of patient care services also, probably. Yes, patient care services and hospital management. ओके मैम। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स में आपके लूंगी। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके मैम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, यू कैन हेल्प इन दैट सब्जेक्ट?
अच्छा ठीक है, I can, I mean I'll check and let you know on that also. हाँ आपका हो गया क्लास में, होना है अभी? नहीं मैम कोई क्लासेस तो हुए नहीं, वो मिराज सर ने यूट्यूब में 2 वीडियोस डाली है उसको ही बस, एक्चुअली तो कुछ डाउट्स है उसमें, समझ नहीं आ रहा। हाँ जी। एक्चुअली मैम एक्चुअली एग्जाम्पल से ही मैम थोड़ा डिस्कस करके बहुत इजी हो जाता है, एंड वी डोंट हैव सो मच टाइम बिकॉज नेक्स्ट मंथ वी हैव एग्जाम। तो अभी कुछ अभी स्कीम हम लोगों की आई नहीं है, बट वी डोंट नो 20 days है अभी कितना है, वो वहां से वो लोग हमको अभी यस हमारे मैम, कोई इसी मंथ हो सकता है एग्जाम हो, लास्ट वीक तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, तो आई तो गेस हो जाएगा। तो आप अपने डाउट्स अगर सर ने दिए हैं वीडियोस, तो सर से या किसी से डिस्कस किया है, नहीं किया है डाउट्स? नहीं नहीं अभी तक किया नहीं, इसलिए मैम पूछा आपसे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। और मैं भी एक बार मैं ये वाला सब्जेक्ट और पढ़ाऊंगी अभी, जो मैंने आपको बताया हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला है ना, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 2 मैं अभी पढ़ाऊंगी। बाकी फिर आगे आप लोग ओके ओके देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। अच्छा ये वाली ठीक क्लास ठीक है समझ में आई ओके। मेरा क्वेश्चन है, ये वाली क्लास समझ में आई है आप लोग को? यस यस मैम, यस यस मैम। फाइन। यस मैम, ठीक है, यस मैम। एवरीथिंग। चलो कूल। सो बस ये समझ के चलो कि हम सीधा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ से, है ना? श्योर मैम। मैम कैन यू सेंड मी ओके दिस ओके मैम। मैम आई विल, ये स्लाइड्स हाँ पीपीटी। मैं आपको ना, सी हाउ डू आई सेंड माय स्लाइड्स। तो मेरा पैटर्न ऑफ टीचिंग क्या है, मैं पहले ये खत्म करवा लूंगी, बिकॉज आई विल बी एडिंग मोर नोट्स इन इट, अभी तो बहुत कम है ये। तो ये जब हमारी क्लास खत्म हो जाएंगी, जो भी हमारे सेशंस हैं खत्म, देन आई विल सर्कुलेट दिस फाइल टू यू ऑल। मतलब मैं सेंड इट टू सीमा एंड सीमा ओके ओके टू यू, ठीक है? बिकॉज पता है क्या है, अगर कोई चेंजेस हुए ना, तो फिर आप लोगों के पास डबल डबल आ जाएंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? ओके मैम, ओके ठीक है। तो और वैसे भी ओके मैम श्योर। वरी इतना टफ नहीं होगा ये। ओके आप मैम। क्लास के बाद जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ यार ये सब पढ़ लिया हमने, कवर कर लिया सारा। ठीक है? श्योर मैम। ओके, सो शैल वी वाइंड अप ओके मैम, नाउ? ओके यस देन, मैम, थैंक यू वेरी यस मच। मैम ओके मैम। ओके, गुड टेक केयर, बाय। नाइट मैम। थैंक